Hello everyone. Today in this video we'll discuss Robert Frost's famous poem Stopping by Woods in on a snowy evening. Stopping by woods on a snowy evening. तो ये जो पोम है Stopping by Woods on a Snowy Evening, ये पब्लिश लिखी तो थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1922 में लिखी थी और पब्लिश की ये 1923 में। ठीक है, और ये जिस कलेक्शन में पब्लिश की थी, जो कलेक्शन का नाम था, उसका नाम था हैम्पशायर, HAMPSHIRE। हैम्पशायर नाम का इसका एक पब्लिक वो था कलेक्शन, किसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, जो पब्लिश हुआ था 1923 में। और इस कलेक्शन को एक पुलिट्जर प्राइज भी मिला था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 पुलिट्जर PULTIZER 4 पुलिट्जर प्राइज मिले थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, और उनमें से एक किसे मिला था? जो ये न्यू हैम्पशायर नाम का जो कलेक्शन था, इसको एक प्राइज जो है वो मिला था। और ये पोम कब पब्लिश हुई? तो ध्यान रखना है, रिटन इन 1922 and published in 1923 थर्ड 1923 में पब्लिश और 1922 में लिखी। चलिए, अब इसके अंदर है क्या एक्चुअली? कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो पोम है, जब क्रिसमस का टाइम था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो क्रिसमस के टाइम पे उसे बच्चों के लिए प्राइजेस, गिफ्ट्स वगैरह खरीदने थे, तो वो मार्केट में गया अंडे बेचने के लिए। ये बात है लगभग 5 साल पहले की, 1918 या 1915 के आसपास की कोई बात है ये। तो जब वो अंडे बेचने गया तो उसकी वो विजिट जो है वो अनसक्सेसफुल रही और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ नहीं कमा के ला पाया। जब वो आ रहा था, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था, तब वो रुका था। कहते हैं कि एक जंगल में जो है वो रुक गया था अपना मूड ठीक करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, और वहीं से जो है इंस्पिरेशन लेके इसने ये पोम लिखी थी। अब इस पोम में एक विलेज भी डिस्कस किया गया है, और वो विलेज कौन सा है? फ्रैनकोनिया, FRANCONIA, फ्रैनकोनिया। ये एक विलेज जो है जिसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट रहता था उस टाइम पे जब ये पोम लिखी। और इस पोम की एक खासियत और है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है कि मैंने ये जो पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एक सिटिंग में लिखी थी, एक ही सिटिंग में लिखी थी, वन नाइट वन सिटिंग। मतलब रात को पोम लिखने के लिए बैठा और पूरी करके ही वो उठा था। तो सिंगल सिटिंग में लिखी गई ये पोम है, और ये दावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का खुद का किया हुआ है, हमारा ये दावा किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो अमेरिकन पोइट था ये अब हमने इसके बारे में देखा कि भाई कब लिखी, कब पब्लिश हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और कितना टाइम लिया उसने लिखने में। अब थोड़ा सा देखते हैं पोम के फॉर्म के बारे में कि किस तरह की फॉर्म है। तो स्टेंजास देखिए, इसमें 4 स्टेंजा हैं।
और चारों में 4-4 लाइनें हैं, तो 4/4 इज इक्वल टू 16 लाइन्स। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 16 लाइन्स हैं, और इन 16 लाइन्स में 108 वर्ड्स हैं। वर्ड्स कितने हैं? 108। इन 108 वर्ड्स में से जो 19 वर्ड्स हैं वो हैं 2 सिलेबल के। 2 सिलेबल के। एक जो वर्ड है वो है 3 सिलेबल का, ध्यान दीजिएगा। और बाकी के जितने वर्ड्स बच गए, 88 जो वर्ड्स बच गए, 88 वर्ड्स हैं इसमें सिंगल सिलेबल के। सिंगल सिलेबल के वर्ड्स इसमें लिए गए हैं, यानी मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं। और मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं तो ये जो पोम है मोस्टली मोनोसिलेबिक वर्ड्स में ही लिखी गई है। जैसे अगर हम देखें, whose, woods, these, are, I, think, I, know, तो ये सारे के सारे क्या हैं? सिंगल सिलेबल के वर्ड्स हैं। और इसमें जो 3 सिलेबल वाला एक वर्ड जो है वो कौन सा है? एक ही वर्ड है वो, और वो है promises। promises, ठीक है। ये सिंगल सिलेबल 3 सिलेबल का सिंगल वर्ड इस पोम में यूज हुआ है। बाकी के 19 जो वर्ड हैं वो 2 सिलेबल के हैं, जैसे स्टॉपिंग। स्टॉपिंग, तो ये यहां तक स्टॉप एक हो गया और पिंग एक हो गया, तो 2 सिलेबल हो गए इसमें। क्लियर है? ऐसे ऐसे 2-2 सिलेबल के जो वर्ड हैं वो कितने हैं? जैसे लिटल, लिटल तो सिंगल का है। विदाउट, ये रहा विदाउट, विद और आउट, विद आउट, विदाउट, तो ये 2 सिलेबल का है विदाउट। क्लियर है? तो इस तरह से 2-2 सिलेबल के इसमें 19 वर्ड्स, 3 सिलेबल का एक, और बाकी के 88 जो हैं वो सिंगल सिलेबल के वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं इस पोम में। अब देखते हैं इसकी फॉर्म, देख लेते हैं। 4 लाइनें हैं हर स्टेंजा में। कितनी लाइनें? 4। और ये जो 4 लाइनें हैं इनकी राइम स्कीम क्या है? इनकी राइम स्कीम है ए, फिर से ए, फिर बी, और फिर ए, और फिर ये जो बी है ये नेक्स्ट उसमें चली जाती है। जैसे यहां देख लेते हैं हम, ए, ए, बी, ए। ये जो बी है ये नेक्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट जो लाइन आएगी उसमें फर्स्ट लाइन यहां पे एंड होगी, तो क्या होगा? बी, बी, सी, बी, 2 हो गए। अब ये सी तीसरे में चली जाएगी तो क्या बन जाएगा? सी, सी, डी, सी। अब जो लास्ट स्टेंजा है, एक स्टेंजा ये हो गया 4 लाइन का, एक स्टेंजा ये हो गया 4 लाइन का, और एक स्टेंजा जो है ये हो गया 4 लाइन का। अब जो लास्ट है उसके अंदर क्या है? डी, डी आना तो ई चाहिए था, लेकिन ई क्योंकि आगे कोई स्टेंजा नहीं है तो उसने क्या किया? डी, डी यही रख दिया सेम। क्लियर है? तो ये इस तरह से इसकी राइम स्कीम चल रही है इस पोम की कंप्लीट की। ए, ए, बी, ए, बी, बी, सी, बी, सी, सी, डी, सी, और डी, डी, डी। क्लियर है? अब इस तरह के जो स्टेंजा होते हैं जिनकी राइम स्कीम आपकी क्या होती है? ए, ए, बी, ए, इस तरह की जो राइम स्कीम जिन स्टेंजाज की होती है, छोटे स्टेंजाज होते हैं ये, इन स्टेंजाज को रुबैयत स्टेंजा कहते हैं।
कौन से स्टेंजास? RUBAIT, सॉरी रुबैयात, AIYAT, रुबैयात स्टेंजा। ठीक है, तो ये पोम जो है ये हमारी रुबैयात स्टेंजा का बहुत ही नाइस एग्जाम्पल है। और रुबैयात जो है ये एक पर्शियन वर्ड है। कैसा वर्ड है? पर्शियन वर्ड। किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। ठीक है, 4 लाइन्स रुबैयात कहते हैं पर्शियन में, रुबैयात। लेकिन उसकी राइम स्कीम ये रहती है, ये मेन बात है। ठीक है, अब इसको और भी क्या कहते हैं? 4 लाइन के स्टेंजा को क्या कहते हैं? क्वाट्रियन, QUAT, क्वाट्रियन, RIAN, क्वाट्रियन। ठीक है, तो ये जो पोम है इसमें 4 हमारे पास क्या है? क्वाट्रियन है, 4 क्वाट्रियन है। और इसमें जो रिदम है, रिदम कैसी यूज हुई? ये तो बात हुई राइम स्कीम की, AABA, वो राइम स्कीम है जो यहां से, जैसे AABA, फिर ये B यहां आ जाएगी। तो देखिए, नो, दो, हियर, हियर और क्वेयर ये मैच करेंगे, लेकिन नो और दो से स्नो। क्लियर है? तो ये तो राइम स्कीम बोलते हैं इसको, राइम स्कीम। लेकिन रिदम जो होती है वो क्या होती है? रिदम होती है लाइन के अंदर, मीटर होता है। कौन सा मीटर है भाई? आयम्बिक है या ट्रोकाइक है? कौन सा मीटर है? तो इसके अंदर आयम्बिक मीटर यूज हुआ है। कौन सा? आयम्बिक। आयम्बिक का अर्थ होता है हुज, ये अनस्ट्रेस्ड है। वुड्स स्ट्रेस्ड, दीज अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, आई अनस्ट्रेस्ड, थिंक स्ट्रेस्ड, आई अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड। तो कितने हो गए? देखिए, 1 2 3 4। किसी किसी लाइन में आपको 5 भी मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोम में 4 ही आपको मीटर मिलेंगे। 4 मीटर नहीं, 4 फुट मिलेंगे। तो 4 फीट का क्या मतलब हो गया? 4 अगर फीट हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? टेट्रामीटर। क्या कहते हैं? टेट्रामीटर। तो ये बन जाएगा, इसकी जो रिदम बनेगी वो बनेगी आयम्बिक टेट्रामीटर। क्या रिदम बनी? आयम्बिक टेट्रामीटर। टेट्रा मतलब 4, मीटर मतलब इसमें 4 जो मीटर की जो इकाई है, जो फुट है, वो हमारे पास 4 हैं। यानी एक अनस्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड, एक अनस्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड। तो टोटल कितने सिलेबल हो गए? 8 सिलेबल हो गए एक लाइन में। ठीक है, 8 सिलेबल में से 4 स्ट्रेस्ड हैं, अनस्ट्रेस्ड हैं, और 4 ही स्ट्रेस्ड हैं। ठीक है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। तो टोटल 8 सिलेबल, 8 सिलेबल में से 4 अनस्ट्रेस्ड, 4 स्ट्रेस्ड, तो दोनों ने मिलके एक एक करके 4 फीट बना दिए मीटर के। और 4 फीट वाले को हम कहते हैं टेट्रामीटर। और आयम्बिक है, मतलब अनस्ट्रेस्ड से स्टार्ट है, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड।
जैसे ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है, ये अनस्ट्रेस्ड है, तो अनस्ट्रेस्ड को छोड़ देते हैं, स्ट्रेस्ड को अंडरलाइन करते हैं, फिर ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है, फिर आई अनस्ट्रेस्ड थिंक स्ट्रेस्ड, आई अनस्ट्रेस्ड नो स्ट्रेस्ड, तो ये स्ट्रेस्ड वर्ड्स हैं। क्लियर है? तो आयम्बिक टेट्रामीटर इसकी रिदम है। अगर रिदम पूछी जाए तो क्या बताइएगा? आयम्बिक टेट्रामीटर। क्लियर है? राइम पूछी जाए ए बी ए, ठीक है, ये वाली राइम स्कीम है। ध्यान कैसे रखोगे? ए बी ए, फिर ये अगले की जो ये वाला तीसरी जो लाइन है उससे मैच करेगी अगले स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, तो क्या बन जाएगा फिर? बी बी सी बी। अब ये अगले की सी सी डी सी, अब ये अगले की डी डी, तो यहां ई आना चाहिए था लेकिन डी डी है। क्यों है? क्योंकि ये ई इसलिए नहीं आया कि आगे, इससे आगे पांचवा स्टेंजा है ही नहीं, तो उसकी पहली लाइन के साथ मैच करने का क्या फायदा, तो पोइट ने जो है इसको डी ही छोड़ दिया। क्लियर है? ये राइम स्कीम, राइम और रिदम भी शायद आपको क्लियर हो गई होगी। 108 वर्ड्स हैं, 19 जो हैं डाइसिलेबिक, एक ट्राइसिलेबिक, और 88 जो हैं वो मोनोसिलेबिक वर्ड्स इसके अंदर हैं। विलेज हमने डिस्कस कर लिया, जहां पर ये रहता था फ्रैनकोनिया, उसमें जो है फ्रोस्ट रहता था। तो यहां तक जो है हमने इसकी पब्लिकेशन के बारे में देख लिया, इसके अंदर भाई किस तरह की राइम स्कीम यूज हुई है, कैसा इसके स्टेंजा की फॉर्म है। रुबियत स्टेंजा जो है पर्शियन में, जिसको क्वार्टरिन के लिए यूज किया जाता है। रुबियत ही क्यों कहा गया? रुबियत क्यों कहा गया? क्योंकि रुबियत स्टेंजा की राइम स्कीम होती है ये वाली, इसलिए इसको रुबियत स्टेंजा कहा गया, रुबियत स्टेंजा की पोम है। क्लियर है? अब देखते हैं लाइन को, सॉरी पोम को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। Whose words these are, I think I know। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, पोम दिखने में इतनी सिंपल है कि हद से भी ज्यादा, लेकिन थीम इसका जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थीम एक तो है इसका कंटेम्पलेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर का अवलोकन करना, चिंतन करना, नेचर के बारे में अवलोकन या चिंतन। दूसरा जो है, दूसरा एक थीम है कि डेथ जो है ना वो हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी इंसान को जिंदगी से अच्छी लगने लगती है। कमाल की बात है, डेथ जो है वो कभी कभी इंसान को लाइफ से भी अच्छी लगने लगती है, लेकिन इंसान चाह कर भी मर नहीं सकता। ये इसकी लास्ट लाइनों में ये बात जाके क्लियर हो जाएगी आपको। इसमें मेटाफर बहुत यूज हुआ है, मेटाफर का यूज बहुत ही ज्यादा है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है। तो इस तरह के ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हम अब साथ साथ करते जाएंगे। Whose words these are, I think I know। ठीक है, W whose woods, whose woods, वो who, तो ये जो है W ये तो who नहीं, यहां जो है एलिट्रेशन नहीं होगा। Whose woods these are, I think I know। ये जो जंगल हैं ये किसके हैं? मैं सोचता हूं कि मुझे इस बारे में पता है। यानी जो वहां पर रुका हुआ है, ठीक है, जंगल में जो रुका हुआ है इंसान, फ्रॉस्ट ने लिखी है, लेकिन इसका नरेटर कोई और है। फ्रॉस्ट ने ये नहीं कहा कि मैं हूं नरेटर, ना, कोई और है। तो वो नरेटर कहता है कि जंगल किसके हैं, मैं सोचता हूं कि मुझे इस चीज का पता है। His house is in the village, दो, हालांकि उसका घर, किसका?
इस जंगल के मालिक का, ये जो जंगल है इनका जो मालिक है उसका घर कहां पर है? गांव में है। और कौन सा गांव था ये? फ्रैंकोनिया। ठीक है, ये माना गया है कि भाई फ्रैंकोनिया के पास ये रहता था, तो वहीं किसी आसपास के जंगल में रुका होगा उस दिन। तो ये जो विलेज है, फ्रैंकोनिया का जो विलेज है, उसके अंदर उस जंगल के मालिक का घर है। 2, हालांकि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे यहां रुकते हुए देख नहीं पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, टू वॉच हिज वुड फिल अप विद स्नो, उसके जंगलों को बर्फ से भरते हुए जो मैं देख रहा हूं, मैं यहां रुका हुआ हूं, तो वो इस चीज को देख नहीं पाएगा। कौन नहीं देख पाएगा? जो मालिक है वो। अब देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेंजा है। इसमें देखिए पहली जो लाइन है उसमें मेटाफर है और एक्सटेंडेड मेटाफर है। ये जो वुड्स आया है ना बार बार, ये जो वुड्स वुड्स वुड्स, ये किसके लिए आया है? ये डेथ के लिए आया है। ध्यान रखना है इस चीज का। वुड्स जो वर्ड है वो डेथ के लिए आया है। इसमें 4th लाइन में भी वुड्स आया है, ये रहा, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, ये भी डेथ के लिए ही आया है। क्लियर? तो अगर एक्सटेंडेड मेटाफर देखेंगे हम तो इसमें आपको फर्स्ट लाइन में वुड्स है, 4th में वुड्स है, फिर ये रहा 7th में वुड्स है, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। तो ये फ्रोजन लेक भी डेथ के लिए ही आप कह सकते हो, दोनों चीजें डेथ के लिए हैं। क्लियर? मतलब इन चीजों को एक्सटेंडेड मेटाफर में अगर पूछ लिया जाए तो किसके लिए? डेथ के लिए। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अब इसमें जो है, हाँ जैसे ये देख लीजिए, स साउंड एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एलिट्रेशन तो कई जगह आपको एग्जाम्पल मिलेंगे एलिट्रेशन के, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको एलिट्रेशन के मिल जाएंगे। अब देखिए, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो इस चीज को क्वेयर समझता है, यानी विचित्र समझता है। विचित्र यानी स्ट्रेंज। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। अब यहां पर देखिए इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन। अब आप कहेंगे सर पर्सोनिफिकेशन कहां से आ गया? भाई घोड़ा कैसे सोच सकता है? सोचने का काम तो इंसान का है, तो घोड़ा सोचता है, इस बात को विचित्र सोचता है। सोचता है दैट मीन्स इसके अंदर ह्यूमनिस्टिक क्वालिटी डाल दी और इसमें आ गया आपका पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, के आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है, यहां रुकने का क्या मतलब है? तो इस ये जो बात है, बिना किसी आसपास फार्म हाउस होने के यहां जो रुकने वाली बात है, उसको ये कहता है कि मेरा घोड़ा जो है वो इस बात को विचित्र मानता है। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, कहां पर रुका है वो? बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक तरफ तो जो है जंगल था और दूसरी तरफ थी जमी हुई झील, और इन दोनों के बीच में रुका हुआ था वो, जंगल के अंदर नहीं, झील के ऊपर नहीं, तो कहां था? जंगल और झील के बीच में कहीं पर फ्रोस्ट कहता है वो आदमी रुका हुआ
था। ठीक है, तो इस बात को घोड़ा जो है वो स्ट्रेंज मानता है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो इवनिंग है ये डार्केस्ट इवनिंग है साल की। अब देखिए यहां डार्केस्ट इवनिंग जो है वो कुछ भी हो सकती है भाई। डार्केस्ट इवनिंग क्या हो सकती है? बहुत ज्यादा दुखी हो तो भी डार्केस्ट इवनिंग हो सकती है। हो सकता है पूरे साल में उससे बुरा दिन उसके लिए कोई ना रहा हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो डार्केस्ट इवनिंग कहलाएगी उसके लिए तो साल की। या इस डार्केस्ट इवनिंग को कुछ जो लोग हैं वो क्या मानते हैं कि ये जो डार्केस्ट इवनिंग का अर्थ यहां पर है लेट दिसंबर मंथ को एक्सप्रेस करती है ये डार्केस्ट इवनिंग, क्योंकि दिसंबर में जाके जो है रातें लंबी हो जाती हैं, तो सबसे लंबी रात जो है दिसंबर में ही होती है और लेट दिसंबर में होती है। उसी को ये डार्केस्ट इवनिंग के रूप में मान रहे हैं कई लोग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 22 दिसंबर के आसपास का ये टाइम आपको मान के चलना है। तो इस स्टेंजा को एक बार देख लेते हैं पूरे को, क्योंकि इसमें कहीं कोई कोमा वगैरह नहीं है, यहीं जाके फुल स्टॉप है, तो ये पूरी एक ही लाइन है। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। कि मेरा घोड़ा जो है वो इस बात को बहुत ज्यादा विचित्र समझ रहा है कि इस साल की सबसे अंधेरी इवनिंग में मैं यहां जंगल और झील के बीच में क्यों रुका हूं? यहां तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, क्योंकि घोड़े को किस चीज की जरूरत होती है? फार्म हाउस की। उसे तो चारा वगैरह वहीं से मिलेगा ना। तो अगर कोई मान लीजिए कोई राही है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है, ये यहां जंगल आ गया, यहां जो है जमी हुई झील आ गई, और वो इंसान यहां रुक जाता है, तो घोड़ा जो है वो तो स्ट्रेंज मानेगा इस चीज को कि भाई यहां क्यों रुक गए? कहीं ऐसी जगह रुकते जहां कोई धर्मशाला होती, जहां कोई अस्तबल भी होता या फार्म हाउस होता, तुम भी रुक जाते, मुझे भी चारा वगैरह मिल जाता। ठीक है, तो इसलिए वो इस चीज को स्ट्रेंज मान रहा है घोड़ा। लेकिन यहां रुकने का एक तात्पर्य और भी हो सकता है। ये दिखाया जा सकता है कि पोएट जो है वो किसी खास पर्पज से वहां नहीं रुका था, या जो नरेटर है वो किसी और पर्पज से वहां नहीं रुका था, उसको वहां कोई काम नहीं था। पहली बात तो वुड्स उसके नहीं है, किसी और के हैं, तो उसको ना वहां पर कोई काम है, वो कोई काम भी नहीं कर रहा है, जस्ट वहां पे रुका हुआ है। तो किस लिए रुका है? कंटेम्पलेशन ऑफ नेचर जो है आ गया ना यहां पर। अवलोकन, किसका अवलोकन करने के लिए? प्रकृति का अवलोकन करने के लिए वो रुका हुआ है, और उसको कोई काम ही नहीं है। ठीक है, थर्ड जो स्टेंजा है उसमें देखिए क्या कहता है। थर्ड एंड फोर्थ को भी देख लेते हैं एक बार। He gives his harness bells a shake। कौन? घोड़ा, हॉर्स, gives his harness bells a shake। harness bells जो घोड़े का साज जो होता है, साज मतलब जो वो सीट वगैरह या जो लगाम वगैरह सारी चीजें, उसके अंदर घंटियां लगी हुई हैं, और उसने उनको हिलाया क्या करने के लिए? टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। टू आस्क, अब घोड़ा पूछ रहा है, घोड़ा पूछ रहा है, फिर क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन फिर से हो गया, क्योंकि पूछने का काम कौन करेगा? आस्क कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग करेगा, घोड़ा थोड़ी ना करेगा। तो यहां पर फिर से आपका क्या आ गया? पर्सोनिफिकेशन आ गया। और इसमें वो तो मैं बता ही चुका हूं कि एलिट्रेशन के तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे।
बहुत सारे, ठीक है। तो क्या कहता है, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. क्या है, दो साउंड सुने, पोएट को दो साउंड सुनाई दिए। एक तो जो घोड़े ने जो घंटियां थी वो जो शेक की, उसका साउंड सुना। उस साउंड को उसने क्या समझा कि वो ये पूछना चाहता है घोड़ा, इज एवरीथिंग ओके, इज देयर सम प्रॉब्लम, ठीक है। वो ये पूछना चाहता है कि भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, आप यहां पर क्यों रुक गए। वो मुझे याद दिलाना चाहता है कि यहां रुकना नहीं है, यहां रुकने का कोई काम नहीं है हमारा, तो आप क्यों रुक गए, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई गलत रास्ता वगैरह तो नहीं ले लिया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो ये पूछना चाहता है। ये पूछने के लिए घोड़े ने क्या किया, मतलब ये इस चीज को पूछने के लिए क्या किया उसने, he gave a shake to the harness bells, घंटियां हिलाई घोड़े ने ये बात पूछने के लिए। the only other sounds the sweep, और दूसरा जो साउंड था, सिर्फ एक मात्र दूसरा जो साउंड था, इतना सन्नाटा था वहां पर, एक तो घोड़े की घंटियां सुनाई दी और दूसरा साउंड सुनाई दिया स्वीप का। स्वीप क्या होता है, जैसे ब्रूमिंग वगैरह नहीं करते, झाड़ू वगैरह निकालते हैं तो वो थोड़ी सी स्वीप जैसी आवाज आती, उस तरह से। तो ये स्वीप किस चीज की थी, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। इजी विंड और डाउनी फ्लेक, डाउनी फ्लेक, फ्लेक मतलब बर्फ का टुकड़ा, जो बर्फ गिर रही थी, गिरती हुई बर्फ और आराम से जो चल रही हवा थी, उसका साउंड सुनाई दिया एक तो, और एक सुनाई दिया बेल्स का साउंड, दो साउंड उसको सुनाई दिए। द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप, ड वही एलिट्रेशन, डार्क एंड डीप। तो वुड्स कैसे हैं, लोनली हैं, डार्क एंड डीप हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे कुछ प्रोमिसेस हैं जो मुझे पूरे करने हैं। द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप, ये फिर से वही एक्सटेंडेड मेटाफर देख लीजिए डेथ के लिए, और डेथ इसको अट्रैक्ट कर रही है, यहां पे रुकना चाहता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये यहां पे रुकना चाहता है, लेकिन क्या कहता है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने कुछ प्रोमिसेस कर रखे हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे कहां तक जाना है, मीलों तक जाना है सोने से पहले। सोना यानी ये फिर से मेटाफर के लिए आप कह सकते हो डेथ के लिए, कि जो डेथ है मेरी, डेथ को अटेन करने से पहले तो मुझे मीलों तक जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये बिल्कुल एज इट इज लाइन जो ये रिपीट हुई है, ये किसके लिए रिपीट हुई है, ये रिपीट हुई है आपकी एम्फेसिस के लिए, और ऐसे इसको बोलेंगे रेफरेन, ये रेफरेन है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वाली ये जो लाइन है, ये जैसे रिपीट हुई है, ये एम्फेसिस के लिए रिपीट हुई है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये देखिए, द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप, वुड्स बिल्कुल अकेले हैं, डार्क हैं, डीप हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। इसको ये वुड्स तो पसंद है, ये डेथ तो पसंद है, लेकिन क्या कहता है, मेरे कुछ वादे हैं जो मुझे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो, और मुझे बहुत दूर तक जाना है, बहुत सारे काम करने हैं। बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई डाई, एंड माइल्स टू गो, मुझे बहुत दूर तक जाना है, बहुत सारे काम करने हैं। बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई डाई,
बिफोर आई अटेन डेथ। मौत से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो ये जो है, ये हमारी पोम हुई कंप्लीट। इसमें बच गया आपका जो मैंने बताया था, क्या बोलते हैं उसको, हाइपरबोल जो है वो देखिए। He will not see to watch his woods. To watch, sorry, क्या कहते हैं? To watch his woods fill up with snow. अब देखिए, जंगल जो है वो बर्फ से भर थोड़ी ना जाएगा। जंगल बर्फ से भर थोड़ी ना जाएगा। ये जंगल है, मान लीजिए बर्फ गिर रही है। भाई बर्फ गिर रही है तो बर्फ तो यहां तक ही गिरेगी, पेड़ों की टहनियों पे आ जाएगी थोड़ी बहुत। ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा जंगल, मतलब ये पेड़ वेड़ सब इस तरह से ये जंगल पूरा भर जाएगा बर्फ से, पूरा फुल हो जाएगा। ऐसे फुल थोड़ी ना होगा। तो ये क्या है? एग्जेजरेशन है, यहाँ पे हाइपरबोल बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो आई होप आपको ये जो पोम है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें जो है कोई खास मतलब आपको ज्यादा टफ चीज मिलेगी नहीं। बस इतना ही है कि पोएट या जो भी नरेटर है वो इस स्नोवी जो वुड है इसको क्या मानता है? स्नोवी इवनिंग जो वुड्स हैं, वुड्स को वो मानता है क्या? डेथ के समान मानता है। और इसको यहाँ पर रुकना भी पसंद है। लेकिन जो इसके साथ इसका घोड़ा है, मतलब घोड़े को आप यहाँ पर एक उसकी चेतना भी मान सकते हो आप। एक उसके अंदर की जो चेतना है, जो उसका साथी है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यहाँ रुकना नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें, ठीक है। वो घंटी बजा रहा है, अलार्म कर रहा है, उसे चेतावनी दे रहा है कि यहाँ रुकने का कोई काम नहीं है, यहाँ नहीं रुकना है। क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि तुम्हें लाइफ में बहुत सारे काम करने हैं। तो वो क्या कहता है? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत ही फेमस लाइंस हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। एंड माइल्स टू गो, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस हैं, आ भी सकती हैं कि किस पोम में से हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो आई होप आपको पोम पसंद आई होगी। अगर पोम पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिए, इसे ऑनलाइन ही इसका मजा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।